EFI ट्रेनिंग सीरीज़ की ये 7वीं क्लास है और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है 4 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर। इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 कि इस क्लास के अंदर जिस ऑक्सीजन सेंसर की बात होगी वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलने वाली स्मोक गैसेस के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की मिकदार और ऑक्सीजन की मात्रा को मेजर करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले लगाया जाता है। कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद जो ऑक्सीजन सेंसर लगाया जाता है उसकी बात इस वीडियो में, इस क्लास में नहीं होगी। और अगली बात यह है कि वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स के बहुत सारे नाम हैं जिनसे इसको जाना और पुकारा जाता है, जैसा कि वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर, वाइड रेंज ऑक्सीजन सेंसर, AFR यानी एयर फ्यूल रेशियो सेंसर्स, या और UEGO यानी यूनिवर्सल एग्जॉस्ट गैस ऑक्सीजन सेंसर, और बहुत सारे नाम हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। इनमें से कोई भी नाम आपके सामने लिया जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर के मुतालिक बात हो रही है। और इससे अगली बात 4 वायर नैरो बैंड और 4 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर की अपीयरेंस के मुतालिक है। ये देखने में तकरीबन एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर वर्किंग के लिहाज से, इनकी टेस्टिंग के लिहाज से और इनकी आउटपुट के लिहाज से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए कभी भी ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं हो सकते। और अगर आपको इनकी वर्किंग का बुनियादी तौर पर सही कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप जब गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट आए ऑक्सीजन सेंसर के मुतालिका तो उसको आप सही डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस चैनल पर पहली दफ़ा ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, पिछली 6 क्लासेस बड़ी तरतीब के साथ हमने रिकॉर्ड की हैं, अगर आपने उनको अटेंड नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ बातों का आपको इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर सही तरह समझ ना आए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके पीछे बड़ी डिटेल है जो हम पिछली वीडियोस, पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन क्लासेस को अटेंड नहीं करते तो मुश्किल है कि आप इस क्लास को सही तरीके से इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी ये आपको रिकमेंडेशन है कि आप पिछली क्लासेस को अटेंड करके हैं ताकि इस क्लास का आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप पिछली क्लासेस अटेंड करके आते हैं तो इस क्लास के अंदर आपको 4 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर की वर्किंग की समझ ना आए तो मैं उस बात का ज़िम्मेदार हूँ। और अब हम टॉपिक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि जो वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर हैं वो नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स की तरक्की याफ्ता शक्ल हैं, बेहतर शक्ल हैं। अपने मॉडर्न डिज़ाइन और अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स के मुकाबले में बहुत अच्छा एयर फ्यूल रेशो का कंट्रोल देते हैं। इसलिए गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और तमाम के तमाम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आज कल अपनी गाड़ियों पे वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स इस्तेमाल कर रहे हैं नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर के मुकाबले में। वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स डिज़ाइन के लिहाज से 2 कैटेगरीज में तकसीम किए जाते हैं। इनकी 2 क्लासेस हैं, मेन क्लासेस। नंबर 1 5 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर और नंबर 2 4 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर। 5 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर की एक सब क्लास है आगे, वो है 6 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर। 5 वायर और 6 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, एक जैसा है बिल्कुल उनका काम करने का तरीका, लेकिन सिर्फ एक वायर का फ़र्क है जो है ट्रिम रजिस्टर की वजह से। और इसकी पूरी की पूरी डिटेल हम पिछली क्लासेस में आपको बता चुके हैं। 5 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर अगर कंस्ट्रक्शन के लिहाज से ज़रा आपको रिकैप दें तो 2 सेल्ड है, यानी डुअल सेल्ड है। इसके अंदर 2 ज़िरकोनियम डाइऑक्साइड के सेल हैं, एक नेरेंस्ट सेल के तौर पर काम करता है और एक पंप सेल के तौर पर काम करता है। नेरेंस्ट सेल का काम आपको पता है कि ये बताना है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच है या फिर लीन है, जबकि पंप सेल की करंट ये बताती है कि अगर रिच है तो कितना रिच है मिक्सचर और अगर लीन है तो कितना लीन है। अच्छा, 5 वायर तो डुअल सेल्ड हो गया। जो 4 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर है वो बड़ा ट्रिकी सा सेंसर है। उसके अंदर कंस्ट्रक्शन के लिहाज से देखें तो सिर्फ एक सेल होता है, ज़िरकोनियम डाइऑक्साइड का एक ही टुकड़ा नेरेंस्ट सेल के तौर पर भी काम कर रहा होता है और पंप सेल के तौर पर भी काम कर रहा होता है। ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर एक स्पेशल और बड़ी इंटेलिजेंट सर्किटरी के साथ मिलकर मेजरमेंट कर रहा होता है।
4 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर को समझने के लिए हम इसकी कंस्ट्रक्शन पर बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो जनाब पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझ लें। 4 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर की कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए, इसकी बनावट को समझने के लिए कि ये इसे कैसे बनाया गया है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह वो जुड़ी हुई हैं, किस तरह उनको लगाया गया है, ये 3 इमेजेस बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अच्छा, पहले इमेज के अंदर आपको सेंसर का ओवरव्यू नज़र आ रहा है, जिस तरह से हमें बाहर से देखने में सेंसर नज़र आता है। इस सेंसर के अंदर बुनियादी चीज़ आपको ये मिलेगी, ये टिप जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, ये ऑक्सीजन सेंसर का सेंसिंग एलिमेंट है। इस सेंसिंग एलिमेंट को, इस टिप को ये मैग्नीफाई करके आपको दिखाया गया है। अब इस मैग्नीफाइड जो इमेज है, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे ये हीटर हैं, ये 2 प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, जर्कोनियम डाइऑक्साइड का एक टुकड़ा है, और जो चैम्बर्स हैं इसके रेफरेंस चैम्बर हैं, और एग्जॉस्ट चैम्बर्स हैं, डिफ्यूजन लेयर है। अब इसके अंदर थोड़ा मुश्किल भी हो अगर समझना, तो उसको आसानी के लिए आप इस इमेज को देखें। सिंपल तौर पर आपको समझाने के लिए इस इमेज को बनाया गया है। ये जर्कोनियम डाइऑक्साइड का टुकड़ा है, और इसके ऊपर नीचे 2 प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। ये इलेक्ट्रोड्स इस ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट लेने के लिए हैं। इनसे कनेक्शन निकाले जाते हैं, वायर्स निकालकर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के साथ कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, और ये हीटर का एलिमेंट है जो जर्कोनिया एलिमेंट को गर्म करता है। आपको पता है कि वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के टेम्परेचर पर जाकर काम करना शुरू करते हैं। इससे पहले ये वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स काम नहीं करते। हाँ, नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर काम कर सकते हैं। अब 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना सिर्फ स्मोक गैसेस या एग्जॉस्ट से मुमकिन नहीं है, इसलिए इनके साथ हीटर लगाया जाता है जो इसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पर हीट करता है। तो ये वो हीटर है, और हीटर की जो वायर्स हैं और हीटर की जो सप्लाई है, उनको भी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ही कंट्रोल कर रहा होता है। ऑक्सीजन सेंसर को काम करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। वो क्या है कि जनाब, ये जर्कोनिया एलिमेंट है जो ये सेल बना रहा है। इस सेल की एक तरफ इसको रेफरेंस एयर चाहिए, वो एयर, वो सैंपल जिसके साथ इसने हमारी स्मोक वाली जो एग्जॉस्ट की गैसेस हैं उनको कंपेयर करना है। इस रेफरेंस के साथ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी स्मोक गैसेस के अंदर, उनको ये सेंसर फिर मेजर करेगा। अच्छा, तो एग्जॉस्ट जो चैम्बर है हमारा, उसके और प्लाटिनम इलेक्ट्रोड के दरमियान एक डिफ्यूजन लेयर होती है। ये एक पोरस मटेरियल की लेयर होती है। ये इसलिए लगाई जाती है ताकि ऑक्सीजन सेंसर का जो पंप करंट है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। पंप करंट को कंट्रोल करने के लिए ये डिफ्यूजन लेयर लगाई जाती है। ये जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं ये तो आती हैं इंजन से, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होकर, और ये जो रेफरेंस एयर है 21% ऑक्सीजन, ये कहाँ से आती है? बुनियादी तौर पर ऑक्सीजन सेंसर के इस पॉइंट पर जिधर से इसकी वायर्स एंटर हो रही होती हैं, वहीं एक ओपन छोटा सा सुराख रखा जाता है। बाद का तो वो नज़र भी नहीं आता। वो सुराख थ्रू आउट द सेंसर अब जर्कोनिया एलिमेंट तक पहुंचता है, और वहां जाकर वो रेफरेंस चैम्बर बनाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ऑक्सीजन सेंसर के इस पॉइंट पर, ये जो नेक वाला पॉइंट है, यहाँ कोई ऐसा मटेरियल ना लगाया जाए जिससे एयर का रास्ता ब्लॉक हो जाए। इस सेंसर की अगर वर्किंग पे बात की जाए तो ये एक ट्रिकी सा सेंसर है। वो इस लिहाज से कि चूंकि इस सेंसर के अंदर जर्कोनियम डाइऑक्साइड का सिर्फ एक टुकड़ा होता है जो पंप सेल के तौर पर भी काम करता है और नैरेंस सेल के तौर पर भी काम करता है। यानी ये सेंसर ये भी बताता है खुद के एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच है या लीन, और ये भी बताता है कि कितना रिच है या कितना लीन है। तो ये दोनों काम एक ट्रिक के जरिए होते हैं। ये अकेला जो सेल है वो ये दोनों काम नहीं कर सकता, बल्कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर लगी हुई पावरफुल इंटेलिजेंट कंट्रोल सर्किटरी के साथ मिलकर ये दोनों यानी सेंसर और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल एक टीम के तौर पर जब काम करते हैं तो इस काबिल होते हैं कि एयर फ्यूल मिक्सचर की रेशो को सही तरीके से मुहैया कर सकें। चूंकि ये दोनों टीम के तौर पर काम करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है पहले ये समझना कि सेंसर के इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के साथ किस तरह कनेक्शन होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ कनेक्ट होती है। 4 जो ऑक्सीजन सेंसर की वायर्स हैं उनमें से जो 2 वायर्स हैं वो हीटर के लिए रिजर्व होती हैं। ये 2 होता है। पहली तार जो हीटर की होती है वो इंजन की ऑन स्विच के थ्रू या फिर किसी कंट्रोल रिले के कांटेक्ट के थ्रू बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है।
ये जो बैटरी के पॉजिटिव वोल्टेज हैं ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से नहीं आ रहे बल्कि डायरेक्ट बैटरी से आ रहे हैं इस कॉन्टैक्ट के थ्रू। ये कॉन्टैक्ट किसी रिले का भी हो सकता है और की ऑन स्विच का भी हो सकता है। मुख्तलिफ गाड़ियों पे मुख्तलिफ सिनारियो होते हैं। हीटर को पॉजिटिव सप्लाई इस एंड से मिलती है, इस वायर से मिलती है, और दूसरी वायर जो होती है वो डायरेक्ट इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जाती है और जाकर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के थ्रू ग्राउंड से मिलती है। यानी कि हीटर को जो ग्राउंड मिलती है वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के थ्रू मिलती है। वो क्यों? क्योंकि हीटर का जो एक टेम्परेचर है वो कंट्रोल करना होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ने, इसलिए जब हीटर का टेम्परेचर अपने सेट पॉइंट से कम हो जाए तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के जरिए से हीटर की सप्लाई का ड्यूटी साइकिल बढ़ा देता है, जिससे हीटर ज़्यादा देर के लिए ऑन होता है और इसका टेम्परेचर वापस मेंटेन हो जाता है। दूसरी सूरत में जब हीटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के मॉड्यूल के ज़रिए इंजन कंट्रोल मॉड्यूल हीटर की सप्लाई के ड्यूटी साइकिल को कम कर देता है, जिससे हीटर का टेम्परेचर वापस नॉर्मल रेंज, नॉर्मल सेट पॉइंट पर आ जाता है। तो हीटर का काम बस ये है कि वो ज़िरकोनिया एलिमेंट को एक ख़ास टेम्परेचर तक गर्म रखे, और इसके अलावा एयर फ्यूल रेशो को मेजर करने के लिए हीटर का कोई किरदार नहीं है। बाकी जो दो तारें हैं वो डायरेक्ट इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से आ रही होती हैं। पहली तार इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से डायरेक्ट 3.0 वोल्ट का एलिवेटेड ग्राउंड लेकर एग्जॉस्ट चैम्बर वाले प्लाटिनम इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ती है। ये 3.0 वोल्ट का एलिवेटेड ग्राउंड इसलिए इस सेंसर को दिया जाता है ताकि जो सेंसर की आउटपुट है उसके अंदर शोर कम से कम आए, बल्कि ना आए। इसलिए जो सेंसर का आउटपुट सिग्नल है उसको 3.0 वोल्ट के ऊपर सुपर इम्पोज करवाया जाता है ताकि जो सिग्नल है वो प्योर रहे। और अगर इसको हम चेसिस के साथ ग्राउंड करते तो ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट के अंदर बहुत ज़्यादा शोर आता। ज़िरकोनियम डाइऑक्साइड की दूसरी तरफ वाला जो प्लाटिनम इलेक्ट्रोड है, जिसको आउटपुट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, आखिरी तार जो होती है वो आउटपुट प्लाटिनम इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ी होती है, जो कि ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट को लेकर डायरेक्ट इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जा रही होती है। ये तो हमारे जी कनेक्शंस हो गए। अब हम इस सर्किटरी की और ऑक्सीजन सेंसर के एलिमेंट की जो वर्किंग है उस पर जरा डिटेल के साथ बात करते हैं। इस क्लास में पहले डिस्कस हो चुका है कि अकेला ऑक्सीजन सेंसर एयर फ्यूल की रेशियो को सही मेजर नहीं कर सकता, बल्कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर लगी हुई इंटेलिजेंट कंट्रोल सर्किटरी और ज़िरकोनिया एलिमेंट वाला या जब जो ऑक्सीजन सेंसर मिलकर दोनों टीम के तौर पर काम करते हैं तब जाकर ये सही मिक्सचर की एयर फ्यूल रेशियो को मेजर कर सकते हैं। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर लगी हुई सर्किटरी और ये सेंसर मिलकर जिस तरह दोनों ये काम करते हैं एग्जैक्टली उसी तरह ये सर्किट काम करता है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जो सर्किट आपको नजर आ रहा है ये सेंसर और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर वाली सर्किटरी का इक्विवेलेंट सर्किट है। सर्किट इसलिए बनाया गया है कि बाज़ दोस्तों को हो सकता है कि मुश्किल पेश आए इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर वाली सर्किटरी और ऑक्सीजन सेंसर के फंक्शन को समझने में इस डायग्राम के थ्रू, क्योंकि इसमें कुछ अजीब सी शक्लें नज़र आ रही हैं जिस पे अजीब सी टर्म्स लिखी हुई हैं। लेकिन इस सर्किट के अंदर आपको आम सी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कुछ वेरिएबल और फिक्स वोल्टेज सोर्सेज हैं, यानी बैटरीज हैं और रजिस्टर और मिली एम्पेयर मीटर वगैरह। ये आम सा एक सादा सा सीरीज सर्किट है, पैरेलल सर्किट, जिसके अंदर दो पैरेलल ब्रांचेस हैं। तो इसको समझना काफ़ी आसान है इसकी निस्बत। लेकिन अगर हम इस सर्किट के फंक्शन को, इसकी वर्किंग को समझ जाएं तो सेंसर और ECM के अंदर वाली सर्किटरी के फंक्शन को समझना कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो इस सर्किट को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस सर्किट के अंदर लगी हुई कौन सी चीज़ ECM और इस सेंसर के अंदर लगी हुई किस चीज़ का काम कर रही है। तो वन बाय वन हम ये देखते हैं। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से हमें पता है 3.0 वोल्ट का फिक्स एलिवेटेड ग्राउंड आता है, यानी कि 3.0 वोल्ट के फिक्स जो सोर्स है वो ये हमने शो किया है। ये 3.0 वोल्ट का फिक्स बैटरी सोर्स है। उसके बाद हमारे सीरीज में आ जाते हैं ज़िरकोनिया एलिमेंट, यानी ऑक्सीजन सेंसर जब वो नेरेस्ट सेल के तौर पर काम कर रहा होता है तो उसको ये दिखाया गया है। और हमें पता है नेरेस्ट सेल की आउटपुट चेंज होती है एयर फ्यूल रेशियो के चेंज होने से। जब ये रिच होता है तो ज़्यादा वोल्ट देता है आउटपुट पे, और अगर लीन हो तो कम। अगर हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो फुल लीन है तो ये 0 वोल्ट आउट करता है, और अगर हमारा एयर और फ्यूल का जो
मिक्सचर है वो फुल रिच है तो वेरी क्लोज टू 1 वोल्ट ये आउट करता है। इसलिए 0 से लेकर 1 वोल्ट का वेरिएबल सोर्स सेंसर के तौर पर ये दिखाया गया है। अच्छा, हमें पता है एलिवेटेड ग्राउंड आपके सामने है कि एलिवेटेड ग्राउंड और ज़िरकोनिया एलिमेंट यानी नैरेंस सेल की जो आउटपुट है दोनों जमा होकर मिलकर हमारे आउटपुट प्लाटिनम इलेक्ट्रोड पर जाहिर होते हैं और हमें आउटपुट मिलती है। ये भी इसी तरह दिखाया गया है कि हमारा एलिवेटेड ग्राउंड की जो सोर्स है उसके अंदर जमा होते हैं हमारे नैरेंस वोल्टेज जो कि हमें आउटपुट पर मिलते हैं। अब हमें यहाँ देखने को मिलता है कि हमारे ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट को इस रजिस्टर 2.7 किलो ओम के रजिस्टर और मिली एम्पेयर मेजर करने की सर्किटरी के थ्रू हमारे पीआईजी ड्राइवर की आउटपुट से मिलाया गया है। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे इक्विवेलेंट सर्किट में दिखाया गया है कि हमारे ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट को एक रजिस्टर और मिली एम्पेयर मेजरमेंट वाले सर्किटरी के थ्रू हमारे पीआईजी ड्राइवर की आउटपुट के साथ मिलाया गया है। ये पीआईजी ड्राइवर की आउटपुट 2.5 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक चेंज होती है और इसी तरह ये हमारा जो बैटरी का सोर्स दिखाया गया है वो भी 2.5 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक वेरी करता है, चेंज होता है। ये चेंज क्यों होता है इसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। इस सेंसर को फिजिकली और मैकेनिकली इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जब हमारे एयर और फ्यूल की रेशियो बिल्कुल स्टोक्योमेट्रिक है यानी न रिच है न लीन है यानी 14.7 to 1 की रेशियो है, उस वक्त हमारा ये ज़िरकोनिया एलिमेंट ऑक्सीजन सेंसर नैरेंस्ड सेल के तौर पर काम करते हुए 0.3 वोल्ट जनरेट करता है। तो 0.3 वोल्ट जब वो जनरेट करता है वो एलिवेटेड ग्राउंड 3.0 वोल्ट के अंदर जमा होकर आउटपुट पर हमें 3.3 वोल्ट मिलते हैं। क्योंकि ये देखें एलिवेटेड ग्राउंड का 3.0 वोल्ट और ऑक्सीजन सेंसर के जब वो नैरेंस्ड सेल के तौर पर काम कर रहा होता है और स्टोक्योमेट्रिक रेशियो पर हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है, उस वक्त इसकी जो सेंसर की आउटपुट 0.3 वोल्ट होती है जो कि जब ये सीरीज़ में आपस में जमा होते हैं, जैसे दो बैटरीज के दो सेल्स के जो वोल्टेज हैं वो सीरीज़ में जमा हो जाते हैं, तो सीरीज़ में जमा होकर हमें आउटपुट पे 3.3 वोल्ट मिलते हैं जब हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर बिल्कुल ठीक ठीक स्टोक्योमेट्रिक रेशियो पर होता है। जब हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है स्टोक्योमेट्रिक रेशियो से ऊपर नीचे होगा यानी लीन होगा तो हमारे वोल्टेज जो होंगे वो 3.3 वोल्ट से कम हो जाएंगे, और अगर हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच होगा तो हमारे आउटपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट से बढ़ जाएंगे। 3.3 वोल्ट से बढ़े हुए और 3.3 वोल्ट से कम होते हुए आउटपुट वोल्टेज को वापस 3.3 वोल्ट पर लाना हमारे इस पीआईजी ड्राइवर वोल्टेज सोर्स का काम है। जैसे ही हमारे आउटपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट से बढ़ते हैं तो पीआईजी ड्राइवर हमारा अपनी आउटपुट वोल्टेज को कम कर देता है, जिससे हमारे जो एक पंप करंट फ्लो होती है और हमारे आउटपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट पर वापस आ जाते हैं। और अगर हमारे आउटपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट से कम हो जाए तो पीआईजी ड्राइवर जो है वो अपने वोल्टेज को 3.3 वोल्ट से बढ़ा देता है ताकि जो आउटपुट है उस पर वोल्टेज वापस 3.3 पर आ जाएं। वो कैसे आएंगे इसको समझने के लिए हम 3 कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जब हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर बिल्कुल ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक रेशियो पर है, 14.7 to 1 की रेशियो पर है। दूसरा केस, जब हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच है यानी हमारा जो नैरेंस्ड सेल है वो 0.3 वोल्ट से ज़्यादा जनरेट कर रहा है। और तीसरा केस, जब हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर लीन है यानी हमारा नैरेंस्ड सेल 0.3 वोल्ट से कम जनरेट कर रहा है और हमारे आउटपुट जो है वो 3.3 वोल्ट से कम है। ये तीनों जो कंडीशंस हैं हम इनको 1 by 1 इस अंदाज में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आपको इस सेंसर का जो वर्किंग है, फंक्शन है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि हमारे एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक रेशियो पर है, इसलिए एग्जॉस्ट के अंदर ऑक्सीजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा है। इस सूरत में डिफ्यूजन लेयर के थ्रू जब ऑक्सीजन के नॉर्मल कंसंट्रेशन प्लाटिनम इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगी तो हमारा ऑक्सीजन सेंसर नैरेंस्ड सेल के तौर पर काम करते हुए 0.3 वोल्ट जनरेट करेगा, क्योंकि इसको इसी तरह डिज़ाइन किया गया है। तो 0.3 वोल्ट एलिवेटेड ग्राउंड
3.0 वोल्ट के अंदर जमा होंगे, जैसा कि ये नज़र आ रहा है। सीरीज़ में जमा होंगे तो आउटपुट पर हमें 3.3 वोल्ट मिलेंगे। ये 3.3 वोल्ट इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट बनेंगे, जो इसको कंपैरेटर के तौर पर काम करते हुए 3.3 वोल्ट से कंपेयर करेगा, और एरर सिग्नल जो होगा वो ज़ाहिर है 0 है, तो एरर सिग्नल 0 निकलेगा, जो कि पीआईडी ड्राइवर की आउटपुट को भी 3.3 वोल्ट पर सेट कर देगा। पीआईडी ड्राइवर की आउटपुट पर 3.3 वोल्ट और ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट पर भी 3.3 वोल्ट, मतलब नो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जितने वोल्टेज इधर उतने वोल्टेज इधर। इसलिए इस सर्किट के अंदर से कोई करंट नहीं गुजरेगा, इस सर्किट से कोई करंट नहीं गुजरेगा, मतलब पूरे लूप में कोई करंट नहीं गुजरेगा, पंप करंट 0 होगा। और इस तरह हम कह सकते हैं जब एयर और फ्यूल की मिक्सचर की रेशियो स्टोकियोमेट्रिक होती है तो ऑक्सीजन सेंसर सिर्फ नेरेंस्ट सेल के तौर पर काम करता है। अच्छा, और पंप करंट 0 जब होती है तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को सिग्नल मिलता है कि एयर और फ्यूल की रेशियो बिल्कुल ठीक है, कोई करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अगला हमारा केस ये है कि हमारे एयर फ्यूल की जो रेशियो है वो रिच हो गई है, मतलब एग्जॉस्ट के अंदर ऑक्सीजन आयंस की कमी हो गई, और जब डिफ्यूजन लेयर के थ्रू ये कम ऑक्सीजन प्लाटिनम इलेक्ट्रोड तक पहुंचेगी तो हमारा जर्कोनिया एलिमेंट जो है नेरेंस्ट सेल के तौर पर काम करते हुए अपनी आउटपुट को 0.3 वोल्ट से बढ़ा देगा। मान लीजिए 0.5 वोल्ट कर देता है। ये 0.5 वोल्ट एलिवेटेड ग्राउंड के अंदर जमा होंगे तो ऑक्सीजन सेंसर के आउटपुट पर 3.5 वोल्ट हो जाएंगे। ये जो आउटपुट है ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जाकर 3.3 वोल्ट के साथ कंपेयर होगी तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट -0.2 वोल्ट आएगी। ये एरर सिग्नल जो है -0.2 वोल्ट का, ये पीआईडी ड्राइवर की आउटपुट को 3.3 वोल्ट से कम कर देगा। जैसे ही 3.3 वोल्ट से कम करेगा, मान लीजिए 3.1 वोल्ट कर दिया, तो अब ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट पर 3.5 वोल्ट होने की वजह से और पीआईडी ड्राइवर की आउटपुट पर 3.1 वोल्ट होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया है। और पोटेंशियल डिफरेंस जब पैदा होता है तो आपको पता करंट चलती है। अगर इस सर्किट में देखें तो अब ये जो करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगी, ना कि कन्वेंशनल करंट, मतलब लोअर वोल्टेज की तरफ से करंट निकलेगी और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और हाई वोल्टेज की तरफ बढ़ जाएगी, प्लस की तरफ बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ 3.1 वोल्ट हैं, इधर 3.5 वोल्टेज हैं, तो अब करंट इधर से निकलेगी, मिली एम्पेयर मेजरिंग सर्किटरी और रजिस्टर के थ्रू होते हुए ऑक्सीजन सेंसर पे जाएगी। ऑक्सीजन सेंसर पे जाकर ऑक्सीजन आयंस को पंप करेगी और ऑक्सीजन आयंस को रेफरेंस चैम्बर से पंप करते हुए जर्कोनिया एलिमेंट की दूसरी तरफ डिफ्यूजन लेयर तक पंप कर देगी। इतने आयंस को पंप करेगी कि वापस जर्कोनिया एलिमेंट के दोनों तरफ स्टोकियोमेट्रिक रेशियो बहाल हो जाए। जितने आयंस को पंप करना पड़ेगा उतनी ही ज्यादा करंट गुजरेगी और इस करंट के एम्पलीट्यूड से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को डिग्री ऑफ रिचनेस का पता चलेगा। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को करंट की डायरेक्शन से पता चलेगा कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच है, और करंट की एम्पलीट्यूड से पता चलेगा कि कितनी रिच है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि डिफ्यूजन लेयर के थ्रू जो ऑक्सीजन आयंस फ्लो करते हैं उनका फ्लो कम होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, जबकि जर्कोनिया एलिमेंट के थ्रू जो पंपिंग से आयन का फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए जब जर्कोनिया एलिमेंट पंप सेल के तौर पर काम करता है तो तेज़ी से जो ऑक्सीजन आयंस है उनको उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है और यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक रेशियो बहाल कर देता है। इस दौरान जितनी भी करंट चलती है उससे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को डिग्री ऑफ रिचनेस का पता चल जाता है। जैसे ही ये वापस स्टोकियोमेट्रिक रेशियो पर लेके आता है पंपिंग करंट के थ्रू, तो जर्कोनिया एलिमेंट की आउटपुट भी वापस 0.5 वोल्ट से 0.3 वोल्ट पर आ जाती है और ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट फिर से 3.3 वोल्ट पे फिक्स हो जाती है। इस दौरान जो करंट चली है उसी से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को पता चलता है। अगर एयर और फ्यूल का मिक्सचर कम रिच, थोड़ा रिच है तो थोड़ी करंट चलेगी, और अगर ज़्यादा रिच है तो ज़्यादा करंट चलेगी, क्योंकि उस सूरत में ज़्यादा आयंस को पंप करना पड़ेगा। इस तरह एम्पलीट्यूड ऑफ करंट से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल समझ जाता है कि डिग्री ऑफ रिचनेस क्या है। अगली और लास्ट हमारी कंडीशन है कि हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर लीन हो गया। मिक्सचर लीन होने का मतलब है कि एग्जॉस्ट के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कंसंट्रेशन अब ज़्यादा आ रही है। डिफ्यूजन लेयर के थ्रू जब ये ज़्यादा कंसंट्रेशन प्लाटिनम इलेक्ट्रोड तक इस पॉइंट पर पहुंचती है तो जर्कोनिया एलिमेंट का जो नेरेंस्ट सेल है वो अपने आउटपुट को कम कर देगा। स्टोकियोमेट्रिक पर
0.3 वोल्ट होती है, तो लीन पर ज़ाहिर है उससे कम होगी, मान लीजिए 0.2 वोल्ट। 0.2 वोल्ट जब 3.0 वोल्ट के एलिवेटेड ग्राउंड के अंदर जमा होते हैं तो ऑक्सीजन सेंसर के आउटपुट पर हमें 3.2 वोल्ट मिलते हैं इस पॉइंट पर। ये 3.2 वोल्ट का जो आउटपुट सिग्नल है ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जाकर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कंपेयर होता है 3.3 वोल्ट के साथ, और हमें एरर सिग्नल मिलता है प्लस 0.1 वोल्ट का, जो कि पीआईजी ड्राइवर की आउटपुट को 3.3 वोल्ट से बढ़ा देता है, मान लीजिए 3.4 वोल्ट कर देता है। अब इस जगह 3.2 वोल्ट है और इस जगह 3.4 वोल्ट है, तो दोबारा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, यानी इस जगह पर पीआईजी ड्राइवर की आउटपुट पर 3.4 वोल्ट है और ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट 3.2 वोल्ट है। तो अब क्या होगा, करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट फिर फ्लो होगा। अब इस पॉइंट से यानी ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट से करंट निकलेगी और रजिस्टर और मिली एम्पियर मेजरमेंट सर्किटरी के थ्रू पीआईजी ड्राइवर की आउटपुट की तरफ जाएगी और फिर पीआईजी ड्राइवर के अंदर से गुजरती हुई एलिवेटेड ग्राउंड से होती हुई इस सेंसर पे जाएगी और सेंसर पे जाके वो क्या करेगी, करंट ऑक्सीजन आयंस को पंप करना शुरू करेगी। अब यहां से ऑक्सीजन आयंस पंप होंगे और रेफरेंस चैम्बर में जाएंगे। कितने आयंस को पंप करेगी, इतने पंप को आयंस करेगी कि वापस हमारी एयर और फ्यूल की जो रेशियो है वापस ज़र्कोनिया एलिमेंट के अक्रॉस यानी दोनों साइडों पर वापस वही कंसंट्रेशन ऑक्सीजन आयंस की आ जाए जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो पर आती है। लिहाजा इतने जब आयंस को पंप करेगी तो नेरेस्ट सेल दोबारा 0.3 वोल्ट पढ़ना शुरू कर देगा और हमारी जो आउटपुट है वो वापस 3.3 वोल्ट पर आ जाएगी और उस सूरत में हमारी करंट फ्लो रुक जाएगी। जितने आयंस को पंप करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा और जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उस करंट की पंप करंट की एम्पलीट्यूड से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल समझ जाएगा कि डिग्री ऑफ लीननेस क्या है, यानी एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कितना ज़्यादा लीन है। अब देखिए लीन होने की सूरत में पंप करंट की डायरेक्शन भी उलट हो गई, इसलिए कंक्लूजन ये निकला कि पंप करंट की डायरेक्शन से पता चलता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच है या लीन, और पंप करंट की एम्पलीट्यूड से पता चलता है कि रिच है तो कितना रिच है और अगर लीन है तो कितना लीन है। ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली अगली वीडियो में आपको चलती हुई गाड़ी पर भी एक्सप्लेन करेंगे। अगली क्लास जो होगी वो 4 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर के प्रैक्टिकल की क्लास होगी जिसमें इसके फंक्शन को टेस्ट भी करेंगे और ऑक्सीजन सेंसर को टेस्ट करने का तरीका, इसकी आउटपुट वगैरह का देखने का तरीका, ये सारा एक्सप्लेन होगा। इस सेंसर को अगर हमने चेक करना हो मल्टीमीटर से कि क्या ये वर्क कर रहा है, इसकी आउटपुट क्या आ रही है, तो वैसे तो हमारी अगली क्लास में फुल प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह इसको चेक करते हैं और इस पे कितना कितना सिग्नल आता है। लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि इस जो सेंसर है इसकी आउटपुट किस फॉर्म में आती है, क्या मिली एम्पेयर हम चेक कर सकते हैं, नहीं चेक कर सकते, उसमें आप जनरल सा हम ओवरव्यू आपको दे रहे हैं। फुल डिटेल आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। तो वो जनरल सी इंफॉर्मेशन ये है कि जब हम ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट को देखते हैं, जो आउटपुट वायर है उस पर अगर हम मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रॉब लगाएं, रेड प्रॉब लगाएं और जो ब्लैक प्रॉब है, नेगेटिव प्रॉब है, उसको हम बैटरी के नेगेटिव से या चेसिस से लगाएं तो हमें 3.3 वोल्ट मिलेगा। अगर एयर और फ्यूल की रेशियो डिस्टर्ब भी हो जाए, लीन हो जाए या रिच हो जाए, फिर भी हमें 3.3 वोल्ट ही मिलते हैं ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट वायर पर। हालांकि वोल्टेज तो चेंज होने चाहिए, क्यों नहीं चेंज होते? इसकी वजह यह है कि वोल्टेज तो चेंज हो रहे हैं लेकिन इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इतनी तेजी से उनको वापस 3.3 वोल्ट पर लेकर आता है, रिस्टोर करता है कि हमारा मल्टीमीटर तो क्या, अगर कोई स्लो रिस्पांस वाली ऑसिलोस्कोप भी हो जिसका सैंपल रेट कम हो तो वो भी इस चेंज को नहीं डिटेक्ट कर सकती, नहीं पकड़ सकती। इसलिए हमें ऑक्सीजन सेंसर के आउटपुट वायर पर 3.3 वोल्ट ही मिलते रहते हैं। बाकी जो स्कैन टूल डाटा की मदद से देखे हैं तो स्कैन टूल डाटा पे जो हमें वोल्टेज इसके मिलते हैं ना, आउटपुट वोल्टेज, वो जो ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट वायर पर वोल्टेज होते हैं वो नहीं मिलते, बल्कि जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर वोल्टेज चेंज हो रहे होते हैं ना, 2.5 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट, वो वोल्टेज जो इस
यानी कि ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट पर वाले वोल्टेज को वापस 3.3 वोल्ट पे लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए कम ज्यादा होते हैं, वो वोल्टेज ऑक्सीजन सेंसर की आउटपुट के तौर पर दिखाए जाते हैं। और ये वोल्टेज हम मल्टीमीटर से मेजर नहीं कर सकते, बल्कि ये हम स्कैन टूल डाटा से ही देख सकते हैं, क्योंकि ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर वोल्टेज होते हैं, बाहर इनका कोई कनेक्शन नहीं आ रहा होता। तो अब इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जब हम देखेंगे तो मुख्तलिफ एयर फ्यूल रेशियो पर ये मुख्तलिफ वोल्टेज आपको मिलेंगे, और स्कैन टूल जो होंगे वो भी मुख्तलिफ हैं। अगर तो आपके पास कोई पुराना जेनेरिक स्कैन टूल है तो उसके ऊपर वोल्टेज और आएंगे, और अगर आपके पास नया एडवांस स्कैन टूल है तो उसके ऊपर वोल्टेज कुछ और आएंगे। मुख्तलिफ जो मैन्युफैक्चरर हैं वो मुख्तलिफ उनके स्टैंडर्ड हैं, लेकिन हम आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ जस्ट टोयोटा की एक एग्जांपल देते हैं। टोयोटा गाड़ी के ऊपर लगे हुए वाइड बैंड 4 वायर वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर को अगर आप देखेंगे, उसकी आउटपुट पे वोल्टेज अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन सेंसर की जो वायर है आउटपुट, उस पर तो 3.3 वोल्ट ही मिलेंगे, लेकिन जो पीसीएम के अंदर वाले वोल्टेज चेंज हो रहे होंगे उनको आप स्कैन टूल डाटा की मदद से देखेंगे। तो अगर आप फुल रिच कंडीशन में देखेंगे, जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर फुल रिच है, तो पुराने स्कैन टूल के ऊपर आपको 0.5 वोल्ट मिलेंगे, जबकि जो एनहांस स्कैन टूल है, जो मॉडर्न स्कैन टूल है, उसके ऊपर आपको 2.5 वोल्ट मिलेंगे। अगर आप एयर फ्यूल रेशियो बिल्कुल ठीक हो मिक्सचर की और 14.7:1 की रेशियो पर देखेंगे तो पुराने स्कैन टूल पर आपको 0.66 वोल्ट मिलेंगे, और नए और जदीद जो एडवांस एनहांस स्कैन टूल है उसके ऊपर आपको 3.3 वोल्ट मिलेंगे। और इसी तरह अगर आप फुल लीन कंडीशन में देखेंगे तो यानी 18.5:1 की रेशियो पे अगर आप देखेंगे तो आपको पुराने स्कैन टूल पर 0.8 वोल्ट मिलेंगे, जबकि एनहांस स्कैन टूल के ऊपर जो नया स्कैन टूल मॉडर्न है उसके ऊपर आपको 4 वोल्ट मिलेंगे। आप इनको यहाँ एक चीज कंपेयर करें कि नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर में जो जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच होता था तो उसकी आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती थी, लेकिन वाइड बैंड पे कम हो रही है। और इसी तरह जब मिक्सचर लीन होता था तो नैरो बैंड की आउटपुट कम हो जाती थी, लेकिन यहाँ ज्यादा हो रही है। ये चीजें केस टू केस आपको स्टडी करनी चाहिए। ये डिफरेंस है जिसकी वजह से अगर आपको थ्योरी बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप सही फॉल्ट डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। और बाकी इसकी जो मजीद टेस्टिंग है, इसकी जो चेकिंग है, वो हम अगली प्रैक्टिकल क्लास में आपके सामने पेश करेंगे।